है भाई, चेक करते हैं जरा इतनी मेहनत करने के बाद सही बनाया कि नहीं बनाया। 2 की पावर m, m हो गया 4, n हो गया 1, और 3m+2n पूछा है। 4 3 12 +2 14 आ रहा है भाई मेरा, 14 आ गया। गॉट इट, समझ गए। अच्छा क्वेश्चन था, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट पेपर बेस। जब भी तुम्हें ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है भाई, जो मैंने लास्ट में लिखी है ना 7th वाली, कि के ए वाला जो है, जब भी एडजॉइंट के बीच में कांस्टेंट दिख रहा है उसको बाहर लेके के की पावर n-1 करके कर दो। मैंने इस क्वेश्चन में वही लगाई है 2 बार। गॉट इट, राइट। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आए हैं भाई जेई में, ऐसे बहुत आए हैं, एक नहीं बहुत आए हैं। चलो
एक और देखें, एक और देखते हैं भाई, ताकि आपका पक्का हो जाए कॉन्सेप्ट। एक और देख लेते हैं इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड।
हाँ यहाँ पे देखिएगा ए इज वाला था, इस बार 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 दी है। ओके इस बार डिटर्मिनेंट ए दे दिया। पिछले क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए भी एक इक्वेशन दी हुई थी बड़ी सी, वहां से हमने डिटर्मिनेंट ए निकाला था। इस बार इतनी मेहनत नहीं करवा रहा है, बट ये देख के तो भाई साहब आत्मा सूख गई हमारी। कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो एडजॉइंट ऑफ -4 एडजॉइंट ऑफ -3 एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ, ओ भाई साहब 2a इनवर्स। अच्छा बहुत खतरनाक आदमी है भाई। चलो इसको एक काम करते हैं, 2a इनवर्स को अभी हम b लिख देते हैं यार, क्योंकि इस पूरी चीज को भी मैंने b लिख दिया है। ठीक है b किसको लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो यार, b लिखा है 2a होल इनवर्स को। अब हम वही करेंगे जो मैंने आपको समझाया था कि भाई ये -3, ये 3 बाहर आएगा तो 3 की पावर 2 बन के आएगा, क्योंकि ऑर्डर 3 था, है ना। n-1 पावर बाहर आती है एडजॉइंट से, तो 3 इंटू ये हो गया एडजॉइंट ऑफ -4 एडजॉइंट ऑफ -3 इंटू 3 स्क्वायर, तो -3 क्यूब हो गया एडजॉइंट एडजॉइंट b। अब ये 3 -3 क्यूब भी बाहर आएगी तो इसका होल स्क्वायर फिर आएगा बाहर, यहाँ एक एक करके बाहर निकालो। तो -3 का क्यूब जब बाहर आएगा, माइनस माइनस तो कट जाएगा, 3 की पावर 6 रह जाएगी इसका होल स्क्वायर। आया तो एडजॉइंट 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 बी हो गया है ये, एक रह गया। अब इसको भी पूरे को बाहर लाएंगे, इसको भी पूरे को बाहर लाएंगे, तो 4 का स्क्वायर 3 की 12 एडजॉइंट 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 बी। समझ गए कि नहीं समझ गए खेल? बेसिकली मुझे बीच में से जो स्केलर नंबर्स हैं उन्हें हटा के बाहर करना है ताकि एडजॉइंट 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 बने, और फिर मैं अब अपनी प्रॉपर्टी लगा दूं, अपनी प्रॉपर्टी लगा दूं। करेक्ट? कौन सी प्रॉपर्टी? अच्छा इसको भी पहले पावर n बार बाहर निकालो, पावर 3, सो 4 की पावर 6 हो जाएगा, 3 की पावर 36 हो जाएगा, और इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी डिटर्मिनेंट b की पावर n-1 4 हो गया अब तो आई थिंक। सो 4 की पावर 6 होता है 2 की 12, 3 की 36, डिटर्मिनेंट b की पावर n की जगह 3, 2 की पावर 4 यानी 16 बन गया है बेटा, इसकी जगह 16 बन गया है, राइट? गॉट इट? अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट भी हो जाएगा डिटर्मिनेंट 2a होल इनवर्स, यानी 1/2 डिटर्मिनेंट a, 2 का क्यूब बाहर आएगा, डिटर्मिनेंट a दिया है हमें 3, ये बन गया डिटर्मिनेंट b का वैल्यू। तो 2 की 12, 3 की 36, 1/2 क्यूब 3 होल पावर 16, 3 की 16 काट दो, 2 की पावर 12 काट दो, सो 3 की पावर 20 बची, इंटू 2 की पावर -36 बची है। चेक कर लीजिएगा क्या सही आया हमारा। m की वैल्यू हो गई -36, कंपेयर करें, और 3 की पावर यानी n की वैल्यू हो गई 20। हमसे पूछा है m+2n, सो m+2n हो गई -36 + 40 यानी कि 4 हो गया बेटा आंसर। डी ऑप्शन आ रहा है भाई। अरे वाह, मजा आ गया भाई, इतना बढ़िया लेंदी टफ क्वेश्चन हमने निकाल लिया। आई होप आप लोगों ने भी बेटा निकाल लिया है। बस इसमें बस यही खेल है, बार बार कुछ भी बना के दे देंगे, या 4 3 दिया है 2 5 7 कुछ भी दे देंगे और तुम्हें घुमाएंगे, बट तुम्हें याद रखना है एडजॉइंट के बीच में से निकाल रहे हो n-1 बार, डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल रहे हो n बार बाहर आता है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात करनी है बस।
ये सब प्रॉपर्टीज डिटेल में आपको मंजिल सीरीज में मैंने पढ़ाई थी, अब यहाँ पे अप्लाई भी करवा रहा हूँ आप लोगों को, वहां पे भी एप्लीकेशन खूब डिटेल में सिखाया था। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं, हाई चांसेस, ठीक है ना। इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, मैं तुम्हें दो करा दिए हैं, 3 करा दिए रदर अभी, बट कम से कम तुम्हें 20-25 पीवाईक्यू मिल जाएंगे लास्ट 3-4 साल में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलो आगे बढ़ेंगे, एक एडजॉइंट पे ऊपर लास्ट क्वेश्चन करेंगे। एडजॉइंट के ऊपर थोड़ा सा एडजॉइंट से मिक्स्ड है। अल्फा बीटा इज नॉट जीरो, ए एक मैट्रिक्स दिया है, बी एक मैट्रिक्स दिया है, इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अच्छा, मतलब जो बी है वो ए के कोफैक्टर से बना हुआ है। कुछ समझ आ रहा है एडजॉइंट का काम? एडजॉइंट में तो सर कोफैक्टर के बाद ट्रांसपोज भी लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर जो लिया है उसका ट्रांसपोज भी लेना है, मतलब एडजॉइंट इज नथिंग बट बी ट्रांसपोज। ये मेरे माइंड में आया क्योंकि एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? कोफैक्टर लो और ट्रांसपोज ले लो, मतलब कोफैक्टर तो ले लिया, यानी इसका ट्रांसपोज ले लो तो ये एडजॉइंट बन जाएगा, माइंड में चल रहा है, ठीक है, समझ गया। अब आगे देखते हैं क्या है। डिटर्मिनेंट ए बी पूछा है, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी पूछा है, समझ गए। तो बी की डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी कर देता हूं इसको, बी की जगह बी ट्रांसपोज भी लिख सकता हूं, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू, अच्छा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बन जाएगा ये, इसकी जगह डाल दिया, और ये हो गया डिटर्मिनेंट ए होल स्क्वायर, यानी डिटर्मिनेंट ए होल क्यूब निकालना है मुझे, एक तरह से डिटर्मिनेंट ए होल क्यूब मुझे फाइंड आउट करना है। तो मेरे माइंड में चल रहा है इसका डिटर्मिनेंट मिल जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि मुझे डिटर्मिनेंट ए होल क्यूब निकालना है बेटा, राइट। अब इसको निकालने के लिए मुझे समझ आ रहा है अल्फा बीटा निकालने पड़ेंगे, बात तो सही है सर। तो कोफैक्टर से इक्वेशन बना लेता हूं भाई। मुझे पता है कि जो बीटा पहला वाला है इसका कोफैक्टर 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा होगा, जो कि 3 अल्फा के बराबर होगा, है ना भाई। हर एक का कोफैक्टर सेम होगा क्योंकि ये क्या था? कोफैक्टर मैट्रिक्स था। तो मैंने इसका कोफैक्टर निकाल लिया, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, वो 3 अल्फा के बराबर होना चाहिए। और एक कोफैक्टर निकाल लेता हूं कोई जिससे कुछ अच्छा सा मिल जाए। अब देखो मैं क्या सोच रहा हूं कि अगर मैं, हाँ ये देखो, अगर इस अल्फा का कोफैक्टर निकाल लूं इस वाले का, तो उसमें क्या आएगा? बीटा की टर्म ही नहीं आएगी। देखो क्या हो रहा है, अगर इस वाले अल्फा का मतलब कोफैक्टर ऑफ 2 1 निकाल रहा हूं मैं, 2 1 एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 अल्फा स्क्वायर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, और इस पूरे में भी एक माइनस लगाना होगा भाई। क्यों माइनस लगाना होगा जल्दी बताओ? 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा में एक माइनस लगा दिया बेटा, ठीक है। क्यों लगा दिया? क्योंकि बेटा 2 1 ऑड है ना, सम 2 + 1 ऑड है, तो ये होना चाहिए माइनस अल्फा के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा, कोफैक्टर ये वाला इसका होगा, माइनस माइनस कट गया, 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा। अल्फा या तो 0 आ गया, बट बोला है 0 तो है नहीं, 0 तो लेना नहीं है, तो 2 अल्फा बराबर 4, अल्फा बराबर 2, अल्फा को 2 यहां डाल दो, ये हो गया 8 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 6, तो 2 अल्फा बराबर 2 अल्फा, ओ सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, अल्फा को तो डालना ही था ना भाई, अल्फा को डालना था 2, तो 8 माइनस 2 बीटा बराबर 6, 2 बीटा बराबर 2, बीटा बराबर 1 हो गया, अल्फा 2 बीटा 1 आ गया बेटा, अल्फा 2 बीटा 1 आ गया। तुम और तरीके से निकाल लो, मैंने इसके दो के कोफैक्टर निकले, तुम और किसी का लिख लो यार, इसका लिख लो, ये जो दिए हुए हैं वो लिख लो, इसका -9 दिया हुआ है तो ये वाले का लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है हमें, वो भी आप कर सकते हैं। गॉट इट?
वो भी आप कर सकते थे। अब हमें क्या करना है, हमें तो डिटर्मिनेंट ए निकालना है बेटा, तो लास्ट में जाके इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू डाल देते हैं, ए मैट्रिक्स बन जाएगा बीटा 1 2 3 2 2 1 -1 2 4, और इसका आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो। डिटर्मिनेंट वैल्यू बेटा इसका निकाल लो, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए और उसका होल क्यूब कर
देंगे, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? चलो निकाल ही देते हैं, अब यहाँ तक कर दिया है तो क्या ही बचा है अब इसमें, कर देते हैं। को क्लीन चिट भी मिल गई। सबसे शॉकिंग बात, ना पुलिस ने और ना सीआईडी ने इन सस्पेक्ट्स के कॉल डेटा और टार लोकेशन को कलेक्ट करने की जरूरत समझी। सीआईडी के डीजी बिपिन गोपाल कृष्णा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया कि संतोष राव ही कल्प्रिट है और उसके खिलाफ 10-12 एविडेंसेस भी हैं। यहाँ से सीआईडी पर बायस्ड होने के आरोप लगने लगे। पूरे डिस्ट्रिक्ट में सड़कों पर उतरे लोगों ने इस केस में सीबीआई जांच की मांग की और साथ ही धर्मस्थला में बीते सालों में हुए 463 अनसॉल्व्ड केसेस में भी सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की, जिसमें से 95 केसेस यंग वुमेन से जुड़े हुए थे। यस, 400 से भी ज़्यादा अनसॉल्व्ड केसेस। सवाल आता है कि आखिर इतना बड़ा कवर अप कैसे और किसके लिए? ये जानने से पहले आपको समझना होगा सौजन्या के केस को। एक साल बाद पब्लिक प्रेशर के चलते नवंबर 2013 को इस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दी गई। सौजन्या के पेरेंट्स ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर उन 4 एक्यूज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए समन इशू करवाया, लेकिन जैसे ही समन जारी हुआ उन चारों एक्यूज ने तुरंत कर्नाटका हाईकोर्ट से स्टे ले लिया। दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए और 4 साल बाद 26 अक्टूबर 2017 को सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर चार्जशीट फाइल की। एंड गेस व्हाट, उस चार्जशीट में आईपीसी सेक्शन 376 और 302 के तहत संतोष राव को ही सोल कल्प्रिट मानते हुए उसे जेल भेज दिया गया। 4 साल लगे सीबीआई को वही साबित करने में जो कर्नाटका पुलिस शुरू से साबित करने में लगी थी। संतोष राव को रिप्रेजेंट कर रहे एडवोकेट मोहित कुमार ने कोर्ट में वो सभी दलीलें रखी जो हमने अभी डिस्कस की कि कैसे पुलिस ने संतोष राव का कन्फेशन, जो उसे ज़बरदस्ती लिया गया, रिकवरी ऑफ क्लोथ्स और इंजरी मार्क्स जो कि सौजन्या ने नहीं दिए थे, इन सब को प्राइमरी एविडेंसेस बताया था। आखिरकार 6 साल जेल में बिना किसी कसूर के सज़ा काटने के बाद 16 जून 2023 को कोर्ट ने संतोष राव को सौजन्या केस में सभी आरोपों से बरी कर दिया। आज संतोष करकला के एक आश्रम में एज अ क्लीनर काम कर रहा है। संतोष की मां इस सदमे से साल 2016 में ही गुजर गई थी। जरा सोचिए, आंखों के सामने मौजूद सबूत को ना सिर्फ नज़रअंदाज किया गया बल्कि 34 दिन में 4 विटनेस एक्सीडेंटल डेथ दिखा उन्हें रास्ते से भी हटा दिया गया और एक निर्दोष को फंसा उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया। इस केस की डिटेल्स जितनी हैरान कर देने वाली है, उतनी ही शॉकिंग इसके पीछे की वो कॉन्स्पिरेसी है जो धर्मस्थला में कई डिकेड से चली आ रही है और इसको दुनिया के सामने एक्सपोज करने में सबसे बड़ा हाथ गिरीश मत्ताननवर जी का है। गिरीश जी एक ईमानदार एक्स कॉप हैं जिन्होंने ना सिर्फ एक बेईमान एमएलए को पब्लिक में पीटा था बल्कि पुलिस सर्विस से इसलिए रेजिग्नेशन दे दिया था क्योंकि वो इस पुलिस डिपार्टमेंट में फैले करप्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। आज गिरीश जी समाज में हो रहे इनजस्टिस के अगेंस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लड़ रहे हैं। इसलिए जैसे ही सौजन्या के केस की खबर गिरीश जी तक पहुंची तो उन्होंने अपने लेवल पर इसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। गिरीश जी ने सिर्फ सौजन्या केस ही नहीं बल्कि उन सभी केसेस को भी उठाया जो बीते कई दशकों से धर्मस्थला में होते आए थे। और सबसे बड़ी बात, इन सभी केसेस के तार एक ही शख्स से जुड़ते हैं जिसे हम इस वीडियो में जमींदार कहेंगे। सौजन्या केस में वो इसी जमींदार का रिलेटिव था जो खुद को विदेश में दिखा क्लीन चिट पा गया था और बाकी 4 में से 3 एक्यूज तो इसी जमींदार के ट्रस्ट में बड़ी पोस्ट पर थे। अब सवाल आता है कि आखिर ये जमींदार इतना पावरफुल कैसे है कि पुलिस, सीआईडी, सीबीआई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। कर्नाटका के धर्मस्थला में जमींदार और उसके परिवार का पूरा कंट्रोल है। कंट्रोल का असली राज ताकत, और ताकत किससे मिलती है? पैसों से। और यहाँ जमींदार के पास पैसा कहाँ से आया? फेमस मंदिर के ट्रस्ट को ओन करने से। और यह पैसा थोड़ा बहुत नहीं बल्कि इतना ज़्यादा है कि ज़मींदार ने उससे बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल तक खोल दिए। अब आप कहेंगे कि इन सब से तो आम जनता का ही भला होगा ना, लेकिन ना, अब ज़मींदार के पास पैसा, प्रॉपर्टी, पावर, इन्फ्लुएंस के साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, जिसके नशे में ज़मींदार ने ऐसे अनगिनत अपराध किए और उसका कोई कुछ भी नहीं कर पाया। धर्मस्थला कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में बसा एक प्राचीन टाउन है
जो अपने 800 वर्ष पुराने हिंदू मंदिर के लिए जाना जाता है। बट यह मंदिर बाकी मंदिरों से काफ़ी अलग है, क्योंकि यह एक ऐसा हिंदू मंदिर है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन जैन्स के हाथ में है। यानी इन लीगल टर्म्स यह एक प्राइवेट जैन टेम्पल है जो एक प्राइवेट ट्रस्ट को बिलोंग करता है, और इस प्राइवेट ट्रस्ट का ओनर है जमींदार। यानी इस मंदिर पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। अब किसी भी कंक्लूजन पर कूदने से पहले आपको कुछ फैक्ट समझने होंगे। सी, आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने मंदिर पर अपना कंट्रोल रखने के लिए द रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट 1863 को इनैक्ट किया था। लेकिन आज़ादी के बाद अब हिंदू मंदिरों को स्टेट गवर्नमेंट हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट के अंडर गवर्न करती है, जैसे मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, रामेश्वरम का रामानाथ स्वामी टेम्पल एक्सेट्रा। कुछ मंदिरों को प्राइवेट ट्रस्ट, फैमिलीज और मठ मैनेज करते हैं, जैसे कर्नाटका का उडुपी श्री कृष्णा टेम्पल, जिसे अष्टमठ यानी 8 मठों का समूह मैनेज करता है। इसलिए यह मुद्दा मंदिर या धर्मस्थल का ही नहीं, क्योंकि कोई भी सही चीज अगर गलत इंसान के हाथ में पड़ जाएगी तो उसका मिसयूज तो होगा ही। इसलिए बात यहाँ इंसान के लालच और नीचता की है। हाँ, जमींदार चाहेगा कि इसे धर्म का मुद्दा बनाया जाए ताकि उसके अपराध के दलदल से लोगों का ध्यान दूसरी ओर चला जाए। लेकिन मैं अब आपको इस दलदल में दफन 3 ऐसे केस सुनाऊंगा जो सिर्फ सरकारी फाइल में दबाकर छोड़ दिए गए। सच छुपाया गया, आवाजें चुप करा दी गई और इंसाफ बस एक अधूरी उम्मीद बनकर रह गया। धर्मस्थला के बड़े से मंदिर में 60 साल के नारायण की तरह उनकी पिछली कई पीढ़ियां भी मावुता का काम करती थी। मावुता एक कन्नड़ा शब्द है जिसका मतलब होता है एलिफेंट कीपर, जो मंदिर में हाथियों की देखभाल करते हैं। हिंदी में से महावत भी कहा जाता है। नारायण के पिता भी मंदिर की सेवा में लगे थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी देखकर मंदिर के संस्थापक ने उन्हें एक जमीन उपहार में दे दी। वक्त बीता, नारायण के पिता भी गुजर गए और जो जमीन उन्हें उपहार में मिली थी उसे देने वाले भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब यह ज़मीन सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये नारायण की विरासत थी और अब यह ज़मीन नारायण के नाम पर थी। लेकिन अब मंदिर पर कंट्रोल जमींदार के परिवार का है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के नाते उन्हें पता चला कि नारायण को मिली उस पैतृक ज़मीन के पास से एक नया हाईवे गुजरने वाला है। मतलब उस ज़मीन की कीमत कई गुना बढ़ने वाली है। अब ज़मींदार को वो ज़मीन हर हाल में चाहिए, इसलिए उन्होंने नारायण से ज़मीन वापस लौटाने को कहा। लेकिन नारायण अपनी ज़मीन क्यों दे? जब नारायण ने ज़मीन देने से मना कर दिया तो ज़मींदार ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी। नारायण के घर की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी। उनकी वाइफ और बच्चों को गुंडे बदमाशों से परेशान करवाया। रोज़ नए नए तरीक़ों से उनका जीना हराम कर दिया। इन सब से तंग आकर नारायण की पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। अब नारायण और उनकी 45 साल की बहन यमुना ही घर पर अकेले बचे। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर 21 सितंबर 2012 को कुछ लोग नारायण के घर में घुस आए। उन्होंने नारायण के सामने उनकी बहन यमुना का बलात्कार किया और फिर पत्थर से सर कुचलकर दोनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जाते जाते उन्होंने पूरे घर को तहस नहस कर दिया ताकि पुलिस के लिए इसे सिर्फ एक लूटपाट का केस दिखाना आसान हो जाए। आखिरकार हुआ भी वही जो सोचा गया था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इसे एक लूटपाट का केस बता दिया। जो सच था उसे एक फाइल बनाकर सरकारी दफ्तर में दबा दिया गया और जो झूठ था वो कानून की मुहर के साथ सच बन गया। आज नारायण की उस जगह पर यह होटल तैयार खड़ा हुआ है। इस केस में एक अहम बात ध्यान देने वाली है और वो ये है कि यह केस सौजन्या के मर्डर से ठीक 20 दिन पहले हुआ था और इस केस में भी बेलथानगढ़ी पुलिस ने संतोष राव को कल्प्रिट बनाने की कोशिश की थी। जी हाँ, वही संतोष राव जो 20 दिन बाद सौजन्या केस में फंसा दिया गया। नारायण यमुना केस में पुलिस ने कहा था कि संतोष राव 20 सितंबर 2012 को पहली बार धर्मस्थला आया, लेकिन सौजन्या केस की रिपोर्ट में उसी पुलिस ने लिखा कि संतोष राव 8 अक्टूबर 2012 को पहली बार धर्मस्थला आया। एक ही पुलिस एक ही महीने में एक ही आदमी के लिए 2 अलग अलग डेट्स, मतलब जो भी केस आया बस संतोष राव को फंसा दिया गया। यह अपराध का कुआं कितना पुराना है ये देखने के लिए चलते हैं आज से 46 साल पहले 1979 में। उजिरे के एक कॉलेज में पढ़ाने वाली वेदावल्ली असल में एक टीचर की पोस्ट के हिसाब से ओवर क्वालिफाइड थी। उनकी क्वालिफिकेशंस को देखते हुए उनका प्रिंसिपल के पोस्ट पर प्रमोट होना तय था, लेकिन जब प्रिंसिपल की सीट खाली हुई तो वेदावल्ली की जगह उनकी जूनियर को प्रिंसिपल बना दिया गया और वो भी सिर्फ एक वजह से, बिकॉज वेदावल्ली लोअर कास्ट से थी। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्वालिफिकेशन की जगह कास्ट को प्रेफरेंस दी और एक अपर कास्ट टीचर को प्रिंसिपल बना दिया। इस नाइंसाफ़ी से नाराज़ वेदावल्ली ने अकेले ही स्कूल के सामने प्रोटेस्ट शुरू किया। यह बात स्कूल अथॉरिटीज़ और ओनर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई।
उन्होंने वेदावल्ली से ये सब बंद करने को कहा, लेकिन वेदावल्ली किसी भी हालत में पीछे हटने वाली नहीं थी। नतीजा, वेदावल्ली के हस्बैंड डॉक्टर BR हराले, जो पेशे से एक सरकारी डॉक्टर थे, सेमिनार के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके लौटने पर एक डरावना मंजर उनका इंतज़ार कर रहा होगा। रात को जब डॉक्टर हराले घर में दाखिल हुए तो उनका दिल सहम गया। उनकी पत्नी वेदावल्ली की जली हुई लाश बाथरूम के फर्श पर पड़ी थी। उनका हर अंग जलकर राख हो चुका था। वेदावल्ली का बलात्कार किया गया और फिर उन पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। लेकिन दुख यहीं पर ख़त्म नहीं होता। जब डॉक्टर हराले ने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी की हत्या की कंप्लेंट लिखवानी चाही तो उल्टा उन्हीं को वेदावल्ली का कातिल ठहरा दिया गया। उन्हें बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया गया। पूरे 3 साल तक ना उन्हें कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई गई और ना ही FIR की कॉपी। आज 46 साल बीत चुके हैं, लेकिन वेदावल्ली जी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। गौर करने वाली बात यह है कि उस स्कूल का ओनर वही जमींदार था। 1986 MK देवानंद कम्युनिस्ट पार्टी के एक मजबूत नेता, पूरे गांव में बेखौफ, बेबाक और बेहद पॉपुलर। धर्मस्थला पंचायत इलेक्शन में उनकी जीत तय थी, लेकिन अपोजिशन पार्टी का लीडर तो वही जमींदार था जो इस जीत को होने नहीं देना चाहता था। और फिर शुरू हुआ धमकियों का सिलसिला। लेकिन यह सिर्फ शब्दों की धमकी नहीं थी, यह मौत का संदेश था। 22 दिसंबर 1986 देवानंद जी की मासूम बेटी पद्मालता, जो उम्र में सौजन्या जितनी थी, अचानक लापता हो गई। पूरे 2 महीने तक एक पिता अपनी बेटी को ढूंढता रहा। हर गली, हर मोड़, हर शख्स से एक ही सवाल, मेरी बेटी कहाँ है? लेकिन जवाब नहीं मिला। और फिर 17 फरवरी 1987 एक छोटी सी स्ट्रीम के किनारे घर से सिर्फ 750 मीटर दूर पद्मालता की लाश मिली। एक पिता से उसकी बेटी को छीन लिया गया और जैसे हमेशा होता है, पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। ना कोई अरेस्ट, ना कोई इंसाफ। सौजन्या का केस सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिसाल है कि कैसे ताकतवर लोगों के सामने सच दबा दिया जाता है। पर सवाल यह है, कब तक? इंसाफ सिर्फ एक फैसला नहीं होता, बल्कि एक लड़ाई होती है जो तब तक चलनी चाहिए जब तक सच सामने ना आ जाए। आज एक और केस अनसॉल्व रह गया, एक और सच दफन हो गया। पर क्या हम भी इस खामोशी का हिस्सा बनने वाले हैं? जिसे न्याय मिल गया वो कहानी खत्म, जिसे नहीं मिला वो सिर्फ एक अनसॉल्व केस बनकर फाइल में दबा दिया गया। सवाल सिर्फ सौजन्या का ही नहीं है, सवाल उन 400 से ज़्यादा अनसॉल्व केसेस का भी है जिन्हें एक शक्तिशाली व्यवस्था ने दबा दिया। सवाल है उन लोगों का जिन्होंने सच बोलने की कोशिश की, उन्हें या तो चुप करा दिया गया या मिटा दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज हम चुप रहे तो कल कौन बोलने वाला है? इंसाफ लिखने वाले हाथ बिक चुके हैं। कानून अंधा ही नहीं बल्कि बहरा भी हो चुका है और सच या तो खरीद लिया गया है या फिर दफन कर दिया गया है। यह एक केस का अंत ही नहीं बल्कि सिस्टम की हार का एक और सबूत है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कभी कुछ बदलेगा? क्या कभी वो दिन आएगा जब ताकत किसी एक जमींदार या किसी एक सिस्टम के हाथ में नहीं होगी, या हम सिर्फ नए नाम, नए चेहरे, नए केसेस देखते रहेंगे? वो कहते हैं ना कि हवा का रुख बदलने में कहीं इतना वक्त ना लग जाए कि जब आग भड़के तो पूरा शहर ही जल जाए। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद उनतीस दिसंबर 2024 जीजू एयर की फ्लाइट वुहान एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। सब कुछ नॉर्मल था, तभी कॉकपिट से एक टेरिफाइंग कॉल आई। सेकंड्स के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और प्लेन ने बिना व्हील्स के बेली लैंडिंग की और प्लेन एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से जाकर टकरा गया, जिसमें 169 लोग मारे गए। अभी लोग शॉक में ही थे, लेकिन उसके अगले ही दिन एक और प्लेन का लैंडिंग गियर फेल हो गया। उस प्लेन को किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन अब लोगों के मन में एक सवाल था कि एक ही मैन्युफैक्चरर के प्लेन्स में बार बार डिफेक्ट क्यों आ रहा है, और वो मैन्युफैक्चरर था बोइंग।
और ये सिर्फ 2 इंसिडेंट्स नहीं थे। 5 जनवरी 2024 को जब अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और 16,000 फीट की ऊंचाई पर जाते ही हवा में ही प्लेन का डोर निकल गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चला कि डोर के 4 मेन बोल्ट्स मिसिंग थे और ये सभी एयरक्राफ्ट्स बोइंग के थे। एविएशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां एक स्क्रू सर्टिफाइड होता है, लेकिन ऐसी हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में इतने बेसिक फ्लॉज कैसे? कहीं डोर्स के बोल्ट मिसिंग है तो कहीं एक माइनर सेंसर फेलियर की वजह से प्लेन्स क्रैश हो रहे हैं। और जब इन प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग में हो रहे कॉम्प्रोमाइज की बात पब्लिकली की गई तो वो लोग मिस्टीरियसली मिसिंग हो गए। बोइंग, जिस कंपनी ने लोगों को कमर्शियली ट्रैवल करना सिखाया और जिसकी फाउंडेशन थी एक्सीलेंट इंजीनियरिंग, आज उसके प्लेन्स सबसे ज़्यादा क्रैश हो रहे हैं और उसे लोग सबसे ज़्यादा अनरिलायबल कंपनी के नाम से जानते हैं, जो लोगों की सेफ्टी से पहले प्रॉफिट्स को प्रेफरेंस देने लगी। तो आखिर बोइंग में ये चेंजेस कैसे आए और वो कॉर्पोरेट ग्रीड का एग्जाम्पल कैसे बना? बोइंग की शुरुआत विलियम बोइंग्स ने 1916 में एक छोटे से सी प्लेन से की थी। उस वक्त बोइंग का मोटो था बेस्ट इंजीनियरिंग और क्वालिटी एयरप्लेन्स बनाना। बोइंग ने वर्ल्ड वॉर 1 में मिलिट्री प्लेन्स भी बनाए। उस समय पर प्रोपेलर प्लेन्स चलते थे जिनकी स्पीड बहुत स्लो हुआ करती थी और इंजन नॉइस ज्यादा, साथ ही में उनके अंदर बहुत हाई टर्बुलेंस भी देखने के लिए मिलता था, जिसकी वजह से एयर ट्रैवल बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं था। लेकिन बोइंग ने 1958 में बोइंग 707 को लॉन्च किया, जिसने एयर ट्रैवल को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। इसके अंदर पहली बार जेट प्लेन इंजन दिया गया। ये दुनिया का पहला सक्सेसफुल कमर्शियल एयरप्लेन था। इससे पहले के प्लेन्स में न्यूयॉर्क से लंदन जाने के लिए तकरीबन 14 घंटे लगते थे, लेकिन इन प्लेन्स के आने के बाद वो डिस्टेंस सिर्फ 5 से 6 घंटे में कवर किया जाने लगा। फिर इन्होंने अपना नेक्स्ट प्लेन बोइंग 747 लॉन्च किया। ये डबल डेकर प्लेन था और इसके अंदर 700 पैसेंजर्स एक साथ सफर कर सकते थे। बोइंग ने अपनी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से प्लेन के सफर को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। उनके प्लेन्स बहुत ज्यादा रिलायबल भी हुआ करते थे क्योंकि उनकी इंजीनियरिंग टीम की प्रायोरिटी थी नो कॉम्प्रोमाइज विद सेफ्टी। बोइंग के क्वालिटी प्रोसीजर्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि अगर उन्हें प्रोडक्शन में कहीं एक बोल्ट भी लूज मिल गया तो वो वहीं पूरा प्रोडक्शन रोक देते थे। धीरे धीरे कमर्शियल एविएशन में बोइंग ने एक मोनोपोली बना ली। बोइंग के पास हर सेगमेंट के एयरक्राफ्ट थे, छोटे 737 से लेकर बड़े 747 तक। इसलिए सभी एयरलाइंस प्रेफर करती थी कि वो बोइंग के ही एयरक्राफ्ट्स ले। अमेरिकन एयरलाइन से लेकर यूनाइटेड और डेल्टा सभी बोइंग के एयरक्राफ्ट यूज करते थे। अब एयरलाइंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर से जो प्लेन लेती है उसमें कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग कॉस्ट। सपोज एक एयरलाइन के पास पहले से बोइंग 737 प्लेन्स हैं तो उनके लिए नए 737 मॉडल्स को लेना आसान पड़ेगा क्योंकि उन्हें पायलट्स और क्रू को एडिशनल ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। साथ ही में बोइंग एज अ ब्रांड बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन भी मेंटेन करके रखता था ताकि ग्लोबल मार्केट में वो अपनी अच्छी पकड़ बनाए रखें। लेकिन इस वक्त तक मार्केट में बोइंग का एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिटर आने लगा था, जो थी एक यूरोपियन बेस्ड एयरलाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एयरबस। एयरबस ने अपना A300 लॉन्च किया जो दुनिया का पहला ट्विन इंजन वाइड बॉडी जेट था। यानी कि इसमें सिर्फ 2 इंजन थे, लेकिन ये एक जंबो प्लेन जितना काम करता था। और वहीं बोइंग के एयरक्राफ्ट्स में 3 से 4 इंजन यूज किए जाते थे, जिसकी वजह से एयरबस का A300 ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट था। धीरे धीरे एयरबस ने दूसरे एयरक्राफ्ट्स निकालने शुरू किए, जैसे A310 और A320। उन्होंने एक एडवांस फ्लाई बाय वायर सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें पायलट जो भी कमांड देगा वो डायरेक्टली मैकेनिकल पार्ट्स तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि कंप्यूटर पहले उस मूव को एनालाइज करेगा, फिर बेस्ट पॉसिबल वे में एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि इस सिस्टम से एरर्स के चांस बहुत कम हो गए थे। वहीं इस टेक्नोलॉजी के पहले बोइंग के प्लेन्स में पायलट कंट्रोल स्टिक या फिर योक को मूव किया जाता था। वो डायरेक्टली केबल्स और पुलीज के थ्रू एयरक्राफ्ट के विंग्स या टेल सर्फेसिस को मूव करता था। लेकिन एयरबस के इस सिस्टम में पायलट का इनपुट पहले कंप्यूटर वेरीफाई करेगा कि वो सेफ है या नहीं, और उसके बाद ही एग्जीक्यूट करेगा। अगर पायलट कोई गलत इनपुट दे तो कंप्यूटर इसको ओवरराइड कर देगा और प्लेन कंट्रोल में रहेगा। इस इनोवेशन के बाद सारी एयरलाइंस ने एयरबस को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। अब बोइंग की मोनोपोली डुओपोली में बदल गई थी, क्योंकि एयरबस के पास भी मार्केट का ऑलमोस्ट 50% शेयर हो चुका था। लेकिन अब बोइंग के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले थे जो आगे चल के बोइंग के डिस्ट्रक्शन का कारण बने। 1997 में बोइंग ने अपने राइवल मैकडॉनल्ड डगलस को एक्वायर कर लिया। ये भी एक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी थी और अब ये दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो गई। बोइंग को पहले सिर्फ इंजीनियर चलाया करते थे। कंपनी की हर डिसीजन मेकिंग में टेक्निकल लोग होते थे जिनकी प्रायोरिटी सेफ्टी और क्वालिटी थी। पर मैकडॉनल्ड डगलस का काम करने का तरीका कुछ अलग था। वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कॉस्ट कटिंग पे ज्यादा फोकस किया करते थे, यानी बोइंग से बिल्कुल उल्टा अप्रोच। और मर्जर के बाद बोइंग के टॉप मैनेजमेंट में मैकडॉनल्ड डगलस के काफी लोग आ गए। धीरे धीरे बोइंग की क्वालिटी फर्स्ट अप्रोच को प्रॉफिट फर्स्ट कल्चर से रिप्लेस कर दिया। जिस कंपनी को पहले इंजीनियर्स रन करते थे, अब वो MBAs के हाथ में आ गई। बोइंग के एक फॉर्मर CEO का कहना भी था कि मैकडॉनल्ड डगलस के बीन काउंटर एग्जीक्यूटिव्स
लोगों की जान लेकर रहेंगे। बोइंग के जो नए सीईओ बने वो भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से थे और अब कंपनी की प्रायोरिटी थी शेयर होल्डर वैल्यू और कॉस्ट कटिंग। पहले समय पे जहां बोइंग क्वालिटी इश्यूज के चलते प्रोजेक्ट को डिले तक कर दिया करता था, उसी बोइंग का अब नया ऑब्जेक्टिव था मार्केट में नए प्लेन्स को जल्दी से इंट्रोड्यूस करा जाए। सो R&D बजट में बड़े कट्स लगने लगे और मैन्युफैक्चरिंग स्पीड बढ़ाने के लिए पार्ट्स की आउटसोर्सिंग होने लगी। साथ ही में बोइंग के ऊपर कंपटीशन का भी प्रेशर बढ़ने लगा था क्योंकि एयरबस ने अपना नया एयरक्राफ्ट A320 नियो लॉन्च कर दिया था, जो उसके सक्सेसर 320 से 15% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट था। और अब बोइंग के सबसे लॉयल कस्टमर अमेरिकन एयरलाइंस ने भी एयरबस से प्लेन्स लेना स्टार्ट कर दिया। अब बोइंग कंपनी काफी डेस्परेशन की सिचुएशन में थी, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपने 1960s के 737 एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करेंगे और उसका एक एडवांस वर्जन 737 मैक्स बनाएंगे, वो भी सिर्फ 4-5 सालों के अंदर, जबकि नॉर्मली एक ब्रांड न्यू प्लेन को तैयार करने के लिए एटलीस्ट 10 साल चाहिए। बोइंग ने अपने सारे इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को एक तरफ रख दिया और वो 737 मैक्स बनाने लगे। बोइंग के नए सीईओ का कहना था, व्हाटएवर इट टेक्स, मैक्स को बोइंग के नए सीईओ का कहना था, व्हाटएवर इट टेक्स, मैक्स को जल्दी सर्टिफाई करो और डिलीवर करो। और फाइनली 2017 में मैक्स 737 सर्विस में आ गया। ये प्लेन एक बहुत बड़ी सक्सेस था और कुछ ही समय में ये बोइंग का सबसे ज्यादा बिकने वाला एयरक्राफ्ट बन गया। सब कुछ बोइंग के फेवर सक्सेस था और कुछ ही समय में ये बोइंग का सबसे ज्यादा बिकने वाला एयरक्राफ्ट बन गया। सब कुछ बोइंग के फेवर में लग रहा था अंटिल अक्टूबर 2018। इस दिन चीजें बोइंग के लिए काफी बदलने वाली थी, जब लॉयन एयर फ्लाइट 610 बोइंग मैक्स इंडोनेशिया से उड़ा और तुरंत ही पायलट्स ने एक सेंसर फेलियर एनकाउंटर किया। प्लेन खुद से ही फोर्सफुली नीचे जाने लगा था। पायलट्स भी शॉक थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी भी मैनुअल में इस इमरजेंसी का जिक्र नहीं था और पायलट्स बहुत कोशिश करने के बाद भी पता नहीं लगा पा रहे थे कि प्लेन में किस तरीके का टेक्निकल फेलियर है। वहीं प्लेन तेजी से नीचे की तरफ डाइव कर रहा था, उसकी स्पीड बढ़ते गई और प्लेन जावा सी में गिर गया। प्लेन में मौजूद 189 लोगों की जान चली गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये क्रैश MCAS की वजह से हुआ है, जो बेसिकली एक सेंसर था जो बोइंग ने अपने नए 737 मैक्स में दिया था। और इसके ठीक 5 महीने बाद फिर से एक सिमिलर क्रैश देखने के लिए मिला। इस बार यूथोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 थी। ये प्लेन क्रैश भी बोइंग की इस नई टेक्नोलॉजी MCAS की वजह से ही हुआ। अब इसके बाद पूरी एविएशन इंडस्ट्री में एक पैनिक क्रिएट हो गया और सारे बोइंग 737 मैक्स को ग्राउंड कर लिया गया। बोइंग का सबसे सक्सेसफुल और सबसे एडवांस प्लेन उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन गया, और ये MCAS सिस्टम क्या है, ये जानने के लिए हमें 737 मैक्स की मैन्युफैक्चरिंग को समझना होगा। सो इस प्लेन को बनाते वक्त बोइंग का गोल था ऑलरेडी चल रहे 737 एयरक्राफ्ट्स में नए फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स को फिट करना। तो इसके लिए बोइंग ने अपने नए एयरक्राफ्ट्स में लीप 1B इंजन्स को इंस्टॉल किया। ये इंजन्स कम फ्यूल कंजम्पशन में सेम लेवल ऑफ पावर प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन इन नए इंजन्स को पुराने 737 के डिजाइन में फिट करने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि 1960s में डिजाइन किए गए इस प्लेन में छोटे इंजन्स यूज हुआ करते थे जो एयरक्राफ्ट विंग्स के नीचे इजिली फिट हो जाया करते थे। लेकिन अब इंजन्स का साइज बड़ा हो चुका था और जब ये इंजन सेम पोजीशन पर फिट किए जा रहे थे तो ये ग्राउंड को टच कर रहे थे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोइंग के इंजीनियर्स ने इंजन को विंग्स पर थोड़ा सा आगे और हायर साइड फिट किया। अब नए इंजन तो फिट हो गए थे, लेकिन प्लेन की एरोडायनामिक बदल चुकी थी, क्योंकि अब नए इंजन की पावर की वजह से टेक ऑफ के टाइम पे प्लेन की नोज यानी फ्रंट पार्ट जरूरत से ज्यादा ऊपर उठने लगा था। जब एयरक्राफ्ट की नोज ज्यादा ऊपर उठ जाएगी तो उसके विंग्स से विंड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा और प्रॉपर एयर फ्लो ना होने की वजह से प्लेन फॉल करना शुरू कर देगा, क्योंकि विंग्स को प्रॉपर विंड फ्लो चाहिए होता है, तभी प्लेन हवा में बैलेंस रह सकता है। इसी नोज के ज्यादा उठने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोइंग ने MCAS को इंट्रोड्यूस किया था। इस सिस्टम का काम था कि जैसे ही 737 मैक्स की नोज ऊपर उठ जाए तो इस चीज को एयरक्राफ्ट में लगा एंगल ऑफ अटैक सेंसर डिटेक्ट कर लेगा और प्लेन की नोज को नीचे पुश करेगा ताकि बैलेंस मेंटेन किया जा सके। MCAS इस प्रोसेस के लिए एयरक्राफ्ट के पिछले साइड टेल पर लगे एक हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को एक इलेक्ट्रिक मोटर से मूव करता था। सो एंगल ऑफ अटैक सेंसर ने डिटेक्ट किया कि प्लेन की नोज ऊपर है तो वो टेल में लगी मोटर को कमांड भेजेगा और मोटर हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का पिछला एंड ऊपर कर देगी, जिससे प्लेन की नोज डाउन हो जाएगी। तो ऑन पेपर ये एक बहुत ही एडवांस और यूजफुल सिस्टम था, लेकिन इसी सिस्टम ने बोइंग के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दी। MCAS का एक्टिवेशन सिर्फ AOS सेंसर्स पर डिपेंड करता था, यानी अगर सेंसर ने मेल फंक्शन किया तो प्लेन
बैलेंस होते हुए भी अपनी नोज डाउन कर लेगा, जिसकी वजह से 2 बोइंग 737 मैक्स क्रैश भी हुए। पायलट्स के लिए MCAS यूज करने के लिए ट्रेनिंग मैनुअल ही नहीं थी, क्योंकि बोइंग का मानना था कि ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है और इसमें पायलट का कोई भी इनपुट नहीं होगा। लेकिन जब सिचुएशन बिगड़ी तो पायलट्स को यह भी नहीं पता था कि इसको कंट्रोल में कैसे करना है। इस ट्रेजेडी के बाद बोइंग के बारे में काफी डिस्टर्बिंग चीजें बाहर आना शुरू हो गई। यूएस कांग्रेस की हियरिंग लगी और कटघरे में बोइंग के CEO को खड़ा किया गया। इस कोर्ट में विक्टिम के परिवार भी मौजूद थे। बोइंग को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी फेस करनी पड़ी, जिसके चलते उन्होंने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को $2.5 बिलियन पे किए। अब इन ट्रैजिक क्रैशेस के बाद बोइंग के अंदर काफी सारे विसल ब्लोअर्स भी सामने आए, जिन्होंने बहुत शॉकिंग इंफॉर्मेशन दी। पता चला कि सिर्फ बोइंग 737 मैक्स ही नहीं, बल्कि बोइंग के दूसरे प्रोग्राम्स में भी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज की जा रही है। जॉन बार्नेट, जो बोइंग में 32 साल तक क्वालिटी मैनेजर रहे थे, उन्होंने 2010 में बोइंग के 787 ड्रीमलाइनर प्रोडक्शन फैसिलिटी में काम करते हुए सेफ्टी इश्यूज रिपोर्ट किए थे। जैसे एक बार प्लेन के इलेक्ट्रिकल कंपार्टमेंट में मेटल शेविंग्स छोड़ दिए गए, जिससे शॉर्ट सर्किट होने के बहुत हाई चांसेस थे। इनके इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम्स भी फॉल्टी थे। बार्नेट के क्लेम्स को इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बोइंग ने इग्नोर कर दिया। उन्होंने FAA और OSHA में भी कंप्लेंट की, लेकिन बोइंग की पॉलिटिकल पावर की वजह से चीजें दबी रही। बार्नेट ने 2019 में मीडिया के थ्रू सबके सामने अपनी बात रखी कि किस तरीके से बोइंग मैनेजमेंट ने उनकी वार्निंग्स को लगातार इग्नोर किया। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि बार्नेट की साल 2024 में एक मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई। मार्च 2024 में उनकी डेड बॉडी साउथ कैरोलिना होटल के पार्किंग लॉट में मिली, एक गन शॉट वुंड के साथ। पुलिस ने तो इसे डिक्लेयर कर दिया, लेकिन बार्नेट की फैमिली का कहना था कि बोइंग ने उन्हें इतना मेंटल ट्रॉमा दे दिया, इतना स्ट्रेस दिया कि उन्हें आखिर में अपनी जान लेनी पड़ी। अब 2 737 मैक्स क्रैशेस के बाद बोइंग की गुडविल पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुकी थी और ये प्लेन वर्ल्ड वाइड ग्राउंडेड थे। बोइंग को हर महीने करोड़ों का नुकसान हो रहा था, क्योंकि नए प्लेन्स की डिलीवरी रुक चुकी थी और जो पुराने ऑर्डर्स थे वो भी कैंसिल हो गए थे। कंपनी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और अपने पुराने CEO को रिप्लेस कर दिया। नए CEO थे डेविड कैलहून। उन्होंने आते ही स्टेटमेंट्स दी, बोइंग विल लर्न फ्रॉम इट्स पास्ट मिस्टेक्स। बोइंग ने एक सेफ्टी कमेटी बनाया बोर्ड लेवल पे और कंपनी में अलग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूनिट को एस्टैब्लिश किया, जो इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग करेगी। पुराने बनाए गए 737 मैक्स के MCAS सिस्टम को रीडिजाइन किया गया। अब वो मल्टीपल सेंसर से डेटा लेगा और ओवरराइड के लिए पायलट्स को ट्रेनिंग्स भी दी गई। FAA के स्ट्रिक्ट रिसर्टिफिकेशन प्रोसेस के बाद अब फाइनली 737 मैक्स को दोबारा फ्लाई करने की परमिशन दे दी गई और धीरे धीरे एयरलाइंस ने मैक्स को सर्विस में वापस लेना शुरू कर दिया। लेकिन अब बोइंग अपना ट्रस्ट लोगों के बीच में खो चुका था। लोग जब बोइंग का प्लेन बोर्ड करते थे तो उनके माइंड में एक डाउट रहता था, पर बोइंग अब लोगों को ये एश्योरेंस दिलाना चाहता था कि अब वो पुराने सेफ्टी फ्लॉज नहीं आएंगे। पर फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने दोबारा पूछने पे मजबूर कर दिया कि क्या बोइंग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सेफ्टी पर ध्यान दे रहा था या फिर वो एक्चुअल में इंप्रूव करना चाहता था। ये इंसिडेंट जनवरी 2024 में बोइंग 737 मैक्स 9 के साथ हुआ। अलास्का एयरलाइन फ्लाइट 1282 ने पोर्टलैंड से टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करते ही प्लेन का एक मिड कैबिन डोर अचानक से ब्लास्ट हुआ और बाहर उड़ गया, जिससे एयरक्राफ्ट के अंदर डीकंप्रेशन हो गई। एकदम से कैबिन का प्रेशर गिरा और हवा बाहर निकलने लगी। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने तुरंत ऑक्सीजन मास्क गिराए और पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। प्लेन को पोर्टलैंड वापस उतार दिया गया और लकीली सभी पैसेंजर्स सेफ थे। लेकिन ये इंसिडेंट बोइंग के लिए काफी शर्मनाक था। चलते प्लेन का डोर हवा में उड़ जाना। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि असेंबली के टाइम उस डोर प्लग को लॉक करने वाले 4 बोल्ट्स लगाए ही नहीं गए। FAA को फिर से इंटरवीन करके मैक्स 9 के सारे डोर्स को इंस्पेक्ट करने का ऑर्डर दिया गया और लगभग 1 महीने तक सारी मैक्स 9 फ्लाइट फिर से रोकनी पड़ी जब तक सारे डोर्स चेक ना हो जाएं। अगर ये डोर फेलियर क्रूज एल्टीट्यूड पर हुआ होता तो पूरा फ्यूजलेज फट सकता था। और इसके बाद भी इंसिडेंट सामने आते रहे और बोइंग को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के बाद US प्रेसिडेंट और स्टाफ के लिए बन रहे प्लेन एयरफोर्स 1 में 2 एम्प्टी अल्कोहल्स की बोतल भी मिली। कंपनी पर ब्लेम्स आए कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान एम्प्लॉयज अल्कोहल को यूज करते हैं। दिसंबर 2024 को जेजू एयरलाइन के एक पुराने 737-800 को बेली लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि उसके लैंडिंग गियर्स डिप्लॉय नहीं हुए। इस ट्रेजिक इंसिडेंट में भी 179 लोग मारे गए। क्रैश की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वॉइस रिकॉर्डर ने क्रैश से ठीक 4 मिनट पहले रिकॉर्डिंग करना बंद कर दी थी, जिससे पायलट्स की लास्ट मिनट की जो कम्युनिकेशंस थी उनका एक्सेस करना काफी मुश्किल हो गया। और फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में मिला कि प्लेन के दोनों इंजन्स में बर्ड्स के रिमेन्स थे, यानी कि प्लेन पर एक बर्ड स्ट्राइक हुई, जिसे सारे एक्सपर्ट्स ने एक इलॉजिकल रीजनिंग कहा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक बर्ड से प्लेन क्रैश हो जाए। इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी के एविएशन एक्सपर्ट और फॉर्मर पायलट
मार्को चान ने बताया कि सिर्फ बर्ड स्ट्राइक ही लैंडिंग गियर्स के फेलियर का अकेला रीजन नहीं हो सकती। भले ही वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन इसके लिए दूसरे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। मार्को चान ने बताया कि ये काफी मुश्किल है कि बर्ड्स डायरेक्टली लैंडिंग गियर को अफेक्ट कर दें, क्योंकि वो काफी सिक्योर्ड जगह प्लेस होते हैं। अपनी बात में ऐड करते हुए वो बताते हैं कि एक्सीडेंट में इन्वॉल्व बोइंग 737-800 प्लेन में ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए बैकअप सिस्टम्स होते हैं, जिन्हें पायलट्स को दिए जाने वाली क्विक रेफरेंस हैंडबुक्स में मेंशन किया होता है। ये वो मैनुअल्स होती है जिन्हें पायलट्स इमरजेंसी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। सिटी